फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी बीन। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में सेन 1 से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ है और इस वीडियो में हम लोग बिहार पर तुर्क आक्रमण से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। उससे पहले जो नए हैं चैनल पे वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो देखते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न है हमारा, भारत पर प्रथम चरण में किस तुर्क आक्रमणकारी ने आक्रमण किया था? तो पहला ऑप्शन है बख्तियार खिलजी, दूसरा है मोहम्मद गोरी, तीसरा है महमूद गजनवी और चौथा ऑप्शन है बलबन। तो किसने भारत पर प्रथम चरण में किस तुर्क आक्रमणकारी ने आक्रमण किया था? तो मोहम्मद गजनवी ने, यानी जो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारत पर द्वितीय चरण में किस तुर्क आक्रमणकारी ने आक्रमण किया था? भारत पर द्वितीय चरण में किस तुर्क आक्रमणकारी ने आक्रमण किया था? तो पहला ऑप्शन है मोहम्मद गोरी, दूसरा है बख्तियार खिलजी, तीसरा है महमूद गजनवी और चौथा है बलबन। तो किसने किया था? तो मोहम्मद गोरी ने किया था, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, तुर्क आक्रमण के समय बिहार में कौन शासक था? तुर्क आक्रमण के समय बिहार में कौन शासक था? तो पहला ऑप्शन है गोपाल, दूसरा है रामपाल, तीसरा है देवपाल, चौथा है महिपाल। तो कौन था? तो रामपाल था, यानी तुर्क आक्रमण के समय बिहार में जो शासक था वो रामपाल था, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तुर्क आक्रमण की जानकारी किस रचना से मिलती है? तुर्क आक्रमण की जानकारी किस रचना से मिलती है? तो पहला ऑप्शन है शाहनामा, दूसरा है कुतुबुद्दीन और तीसरा ऑप्शन है रेहला और चौथा है पद्मावत। तो तुर्क आक्रमण की जानकारी जो है वो शाहनामा से मिलती है, यानी जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा हम लोगों का। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन शाहनामा के लेखक है? निम्न में से कौन शाहनामा के लेखक है? तो पहला ऑप्शन है अजहरुद्दीन, दूसरा है फिरदौसी, तीसरा है इब्न बतूता और चौथा है मिनहाज उस सिराज। जो निम्न में से कौन शाहनामा के लेखक है? तो फिरदौसी जो है वो शाहनामा के लेखक है, यानी जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा हम लोगों का। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, शाहनामा किस भाषा की प्रसिद्ध रचना है? शाहनामा जो है वो किस भाषा की प्रसिद्ध रचना है? तो पहला ऑप्शन है फारसी, दूसरा है अरबी, तीसरा है उर्दू और चौथा है यूनानी। तो शाहनामा जो है वो फारसी भाषा की प्रसिद्ध रचना है, यानी जो ए ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन यामिनी वंश से संबंधित है? निम्न में से कौन यामिनी वंश से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है मोहम्मद गोरी, दूसरा है महमूद गजनवी, तीसरा है बख्तियार खिलजी, चौथा है फिरदौसी। तो निम्न में से कौन यामिनी वंश से संबंधित है? तो महमूद गजनवी, यानी जो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के पिता का क्या नाम था? महमूद गजनवी के पिता का क्या नाम था? तो पहला ऑप्शन है सुबुक्तगीन, दूसरा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन, तीसरा ऑप्शन है बुरहानुद्दीन और चौथा ऑप्शन है अल यहया। तो महमूद गजनवी के पिता का नाम था सुबुक्तगीन, यानी जो यहाँ पे ए ऑप्शन होगा वो सही होगा हम लोगों का। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से किसने गाजी की उपाधि धारण की थी? निम्न में से किसने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है महमूद गोरी, दूसरा है अकबर, तीसरा है जहांगीर, चौथा है मोहम्मद गजनवी। तो निम्न में से किसने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो महमूद गजनवी ने गाजी की उपाधि धारण की थी, यानी डी ऑप्शन सही होगा हम लोगों का। अगला प्रश्न हम देखते हैं, महमूद गजनवी ने सर्वप्रथम भारत पर कब आक्रमण किया था?
मोहम्मद गजनवी ने सर्वप्रथम भारत पर कब आक्रमण किया था? तो पहला ऑप्शन है आपका 993 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1000 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1001 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 1002 ईस्वी। तो इसने कब भारत पे आक्रमण किया था सर्वप्रथम? तो 1001 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था, यानी सी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मोहम्मद गजनवी ने सर्वप्रथम हिंदू शाही वंश के किस शासक पर आक्रमण किया था? मोहम्मद गजनवी ने सर्वप्रथम हिंदू शाही वंश के किस शासक पर आक्रमण किया था? तो पहला ऑप्शन है जयपाल, दूसरा है जयचंद्र, तीसरा है जयशाह और चौथा है रामपाल। तो किस पे आक्रमण किया था? मोहम्मद गजनवी सर्वप्रथम हिंदू शाही वंश के किस शासक पर आक्रमण किया था? तो जयपाल पे किया था, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोगों का, मोहम्मद गजनवी ने 1011 से 12 में दोबारा कहाँ आक्रमण किया था? तो पहला ऑप्शन है कन्नौज, दूसरा है द्वारका, तीसरा है वैशाली, चौथा है थानेश्वर। तो इसने 1011-12 में आक्रमण किया था थानेश्वर में, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गजनवी ने पंजाब पर कब आक्रमण किया था? तो ऑप्शन देखते हैं हम। पहला ऑप्शन है 1020 से 21 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1021 से 22 ईस्वी और तीसरा ऑप्शन है 1022 से 23 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 1023 से 24 ईस्वी। तो मोहम्मद गजनवी ने पंजाब पर 1021-22 ईस्वी में आक्रमण किया था, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मोहम्मद गजनवी के पंजाब पर आक्रमण का मूल उद्देश्य क्या था? मोहम्मद गजनवी के पंजाब पर आक्रमण पर मूल उद्देश्य क्या था? तो पहला ऑप्शन है धन लूटना, दूसरा है शासन करना, तीसरा है सैनिक केंद्र स्थापित करना, चौथा है ए, बी और सी तीनों। तो मोहम्मद गजनवी के पंजाब पर आक्रमण का मूल उद्देश्य सैनिक केंद्र स्थापित करना था, यानी जो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो पहला ऑप्शन है 1023 से 24 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1024 से 25 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1025 से 26 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है 1026 से 27 ईस्वी में। तो मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ पर मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो ये किया था 1025 से 26 ईस्वी में इसने मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर कहाँ है? तो पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है बिहार, चौथा है गुजरात। तो सोमनाथ मंदिर कहाँ है? तो गुजरात में है, यानी जो यहाँ पे डी ऑप्शन है हम लोगों का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, मोहम्मद गजनवी का अंतिम आक्रमण किन शासक के विरुद्ध था? मोहम्मद गजनवी का अंतिम आक्रमण किस शासक के विरुद्ध था? तो पहला ऑप्शन है राजपूत, दूसरा है यादव, तीसरा है जाट और चौथा है ब्राह्मण। तो मोहम्मद गजनवी का अंतिम आक्रमण जो था वो जाट शासक के विरुद्ध था, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गजनवी के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? गजनवी के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पहला ऑप्शन है इस्लाम का प्रसार, दूसरा है धन लूटना, तीसरा है सैन्य केंद्र स्थापित करना, चौथा है दासों को यहाँ से ले जाना। तो गजनवी के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य जो था वो धन लूटना था, यानी जो बी ऑप्शन है हम लोगों का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस शासक का मूल नाम मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम था? तो पहला ऑप्शन है मोहम्मद गोरी, दूसरा है इल्तुतमिश, तीसरा है बाबर, चौथा है मोहम्मद गजनबी। तो किस शासक का मूल नाम था ये? तो मोहम्मद गोरी का था, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण का मूल उद्देश्य क्या था? मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण का मूल उद्देश्य क्या था? तो पहला ऑप्शन है धन लूटना, दूसरा राजनीतिक सत्ता स्थापित करना, तीसरा है सैन्य केंद्र स्थापित करना, चौथा है ए, बी और सी तीनों। तो क्या था मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण का मूल उद्देश्य? तो धन लूटना, राजनीतिक सत्ता स्थापित करना, दूसरा तीसरा सैन्य केंद्र स्थापित करना, यानी तीनों था, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बख्तियार खिलजी ने कब उदंतपुरी को जीता था? बख्तियार खिलजी ने कब उदंतपुरी को जीता था? चलिए ऑप्शन देखते हैं यहाँ। पहला ऑप्शन है 1196 ईस्वी में, दूसरा है 1197 ईस्वी में, तीसरा है 1198 ईस्वी में, चौथा है 1199 ईस्वी में। तो बख्तियार खिलजी ने कब उदंतपुरी यानी बिहार शरीफ को जीता था? तो इसने जीता था 1198 ईस्वी में, यानी जो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस तुर्क शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था? किस तुर्क शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था? तो पहला ऑप्शन है आपका बलबन, दूसरा है इल्तुतमिश, तीसरा है मोहम्मद गोरी, चौथा है बख्तियार खिलजी। तो किस तुर्क शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी ने, यानी जो यहाँ पे डी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी किस शासक का सेनापति था? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जो था वो किस शासक का सेनापति था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है मोहम्मद गोरी, चौथा है बाबर। तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जो था वो मोहम्मद गोरी का सेनापति था, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में तुर्क सत्ता स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो पहला ऑप्शन है बख्तियार खिलजी, दूसरा ऑप्शन है फिरोज तुगलक को, तीसरा ऑप्शन है बलबन को, चौथा ऑप्शन है इल्तुतमिश को। तो बिहार में तुर्क सत्ता स्थापित करने का श्रेय बख्तियार खिलजी को दिया जाता है, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन है हम लोगों का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस तुर्क शासक के आक्रमण का लक्ष्मण सेन एवं इंद्रद्युम्न पाल ने विरोध किया था? तो पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, और तीसरा है बलबन का, और चौथा है बख्तियार खिलजी का। तो किस तुर्क शासक के आक्रमण का लक्ष्मण सेन एवं इंद्रद्युम्न पाल ने विरोध किया था? तो किसका किया था? तो बख्तियार खिलजी का विरोध किया था, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बख्तियार खिलजी ने कब सेन शासकों के राजधानी नदिया पर आक्रमण कर उसे जीत लिया था? तो कब इन्होंने सेन शासकों की राजधानी नदिया पर आक्रमण कर उसे जीत लिया था? तो पहला ऑप्शन है 1202 से 3 ईस्वी में, दूसरा है 1203 से 4 ईस्वी में, और तीसरा ऑप्शन है 1204 से 5 ईस्वी में, और चौथा ऑप्शन है 1205 से 6 ईस्वी में। तो बख्तियार खिलजी ने 1203 से 4 ईस्वी में सेन शासकों के राजधानी नदिया पर आक्रमण कर उसे जीत लिया था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बख्तियार खिलजी ने बिहार एवं बंगाल को जीतकर कहाँ राजधानी बनाया? तो पहला ऑप्शन है नदिया, दूसरा है पाटलिपुत्र, तीसरा है वैशाली, चौथा है लखनौती। तो कहाँ बनाया था इन्होंने? तो लखनौती को अपनी राजधानी बनाया था, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की? बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की? तो पहला ऑप्शन है कासिम नोमानी, दूसरा ऑप्शन है महावत खां, तीसरा है ईसा शाह दुर्रानी और चौथा है अली मर्दान खिलजी। तो बख्तियार खिलजी की हत्या की थी अली मर्दान खिलजी ने, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बख्तियार खिलजी की हत्या कब हुई? बख्तियार खिलजी की हत्या कब हुई? तो पहला ऑप्शन है 1205 ईस्वी में, दूसरा है 1206 ईस्वी में और तीसरा है 1207 ईस्वी में और चौथा है 1208 ईस्वी में। तो बख्तियार खिलजी की हत्या हुई थी 12 से 6 ईस्वी में, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन है हम लोगों का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका सेनापति था? कुतुबुद्दीन ऐबक किसका सेनापति था? तो पहला ऑप्शन है मोहम्मद गोरी, दूसरा है मोहम्मद गजनवी, तीसरा है बाबर, चौथा है अलाउद्दीन खिलजी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गोरी का सेनापति था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बख्तियार खिलजी की हत्या के बाद किसका शासन बिहार एवं बंगाल क्षेत्र में स्थापित हुआ? तो पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा ऑप्शन है अली मर्दान, तीसरा है महावत खां, चौथा है इल्तुतमिश। तो बख्तियार खिलजी की हत्या के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन बिहार एवं बंगाल में स्थापित हुआ, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद किसने दिल्ली में स्वतंत्र तुर्क सत्ता की स्थापना की? मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद किसने दिल्ली में स्वतंत्र तुर्क सत्ता की स्थापना की? पहला ऑप्शन है बलबन, दूसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा है अलाउद्दीन खिलजी और चौथा है इल्तुतमिश। तो किसने की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वतंत्र तुर्क सत्ता की स्थापना की, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन है हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब दिल्ली सल्तनत की स्थापना की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब दिल्ली सल्तनत की स्थापना की? तो पहला ऑप्शन है 1204 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1205 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1206 ईस्वी में और चौथा है 1207 ईस्वी में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सल्तनत काल। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।